हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं डिस्कस करूंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कुछ और प्रॉब्लम्स को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं P से लेकर X तक। इसमें हमें बताना है कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सबसे पहले कंपाउंड P को देखते हैं। इसमें दो कायरल सेंटर हैं और दोनों कायरल सेंटर पर अगर आप ध्यान से देखें तो आइडेंटिकल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, हालांकि उनकी पोजीशन अलग अलग दिख रही है। HCl ऊपर भी है और HCl नीचे भी है। तो अगर किसी कंपाउंड में दो कायरल सेंटर हैं, दोनों पर आइडेंटिकल ग्रुप है, तो वो कंपाउंड मीजो है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। पहचानने के लिए हम दोनों सेंटर का RS कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे। अगर दोनों सेंटर पर आइडेंटिकल ग्रुप हैं और उनके कन्फिग्रेशन अपोजिट हैं तो वो मीजो कंपाउंड होंगे। अगर दोनों के कन्फिग्रेशन सेम आते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। चलिए कन्फिग्रेशन निकालते हैं। इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई, नीचे वाले की प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3 और इसकी प्रायोरिटी 4। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है, आर आ गया, पर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो इसका कन्फिग्रेशन एस हो जाएगा। अब नीचे वाले को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नाउ इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2 और ये 3 और ये 4। तो 1 2 3 ऐसे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो इसका कन्फिग्रेशन आर हो गया। अब आप देखिए दोनों पर आइडेंटिकल ग्रुप है, कन्फिग्रेशन अपोजिट है, तो इस कंपाउंड का नेट रोटेशन थीटा 0 और ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड हो जाएगा और दिस इज मीजो कंपाउंड। ठीक इसी तरह से अब कंपाउंड क्यू को देखते हैं। क्यू में क्या है कि इस पे भी दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, HOH दोनों जगह। यहाँ भी आप प्रायोरिटी लेके कन्फिग्रेशन निकालिए। अब जैसे इसकी प्रायोरिटी 1, ये 2 3 और ये 4। तो 1 2 3 ये ऐसे 1 2 3 क्लॉकवाइज आर पर, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो इसका कन्फिग्रेशन एस हो गया। नीचे वाले का अगर कन्फिग्रेशन निकालें तो इसकी प्रायोरिटी 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो 1 2 3 इसका भी एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है पर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो इसका कन्फिग्रेशन भी आर से एस हो जाएगा। अब दोनों के कन्फिग्रेशन सेम है, यानी दोनों का रोटेशन सेम डायरेक्शन में है, तो इस कंपाउंड का थीटा 0 नहीं होगा। मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये कंपाउंड मीजो था। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बट ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब कंपाउंड आर और एस को देखते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 कार्बन लगातार डबल बॉन्ड से जुड़े हों, ऐसे उनको एलीन कहते हैं। अगर एलीन के एक कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप आते हैं तो उसमें सिमेट्री आ जाती है और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। आप देखिए इस कार्बन पर H और Br दोनों अलग ग्रुप हैं, यहाँ भी दोनों अलग ग्रुप हैं। ये कार्बन नंबर 1 इसको एज्यूम कर लें, A2 A3, नॉमेनक्लेचर के लिए नहीं, बस आपके समझने के लिए, तीनों डबल बॉन्डेड कार्बन को। तो अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़े हैं तो उसमें फर्स्ट और लास्ट परपेंडिकुलर होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट और लास्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होने चाहिए। अब देखिए HBr यहाँ है, यहाँ CH3H है, दोनों पर अलग अलग ग्रुप है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। कंपाउंड S ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिस इज मीजो कंपाउंड। अगर आप इसको 1 एज्यूम कर लें, इसको 2 और 3, तो यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है। अगर एलीन के एक कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप आ जाते हैं तो उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, वो मीजो हो जाता है। जैसे आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड नंबर कार्बन नंबर 1 2 3। अब 3 पर दो आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हैं तो मैं ऐसे प्लेन डाल दूंगा तो कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो गया। कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। अब जैसे एलीन होता है वैसे यहाँ पर ये होता है। एलीन में 3 कार्बन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़े थे। अगर एक डबल बॉन्डेड कार्बन को मैं साइक्लिक रिंग से ऐसे रिप्लेस कर दूं तो ये हाफ स्पाइरीन हो जाता है। तो यहाँ भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन ठीक एलीन की तरह है। इस कार्बन पर और इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। किसी भी एक कार्बन पर, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, अगर एक कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप आ गए तो वहां सिमेट्री आ जाएगी, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब आप देखिए इस पर डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इस पर भी डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव।
अब यहाँ देखिए हमने दोनों डबल बॉन्ड को साइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर दिया, ये डबल बॉन्ड था और ये डबल बॉन्ड था, हमने दोनों को साइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर दिया, इसको भी और इसको भी। अब यहाँ भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ठीक है, लीन के समान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हैं तो इस रिंग में सिमेट्री आ गई। अब इस रिंग में सिमेट्री आ गई तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, ठीक है। अब ये तीनों बाईफिनाइल के केस हैं, V, W और X। अब बाईफिनाइल में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन ठीक है, लीन की तरह। अगर दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के रिंग से एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और दोनों के आर्थो पोजीशन पर ग्रुप जुड़े हैं तो रिपल्सन से बचने के लिए दोनों ऊपर वाले आर्थो में, दोनों नीचे वाले आर्थो में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन से बचने के लिए दोनों ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। पर ऑप्टिकल अब जो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगा, बट किसी भी रिंग में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, और साथ ही साथ दोनों रिंग के आर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए, मेटा पैरा नहीं। अब आप देखिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ना इस रिंग में सिमेट्री है ना इस रिंग में सिमेट्री है। नाउ ये जो कंपाउंड है दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये मीजो कंपाउंड। परपेंडिकुलर तो है दोनों रिंग, बट इस रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और दिस इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाईफिनाइल को ऑप्टिकली आइसोमर शो करने के लिए दोनों रिंग को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये दोनों रिंग परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों सेम प्लेन में। परपेंडिकुलर तब होंगे जब आर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो, यहाँ पर तो दोनों पे मेटा पे है तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, वो हम इस तरह से डिफाइड कर लेते हैं और इस एग्जांपल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सारी कंडीशंस आपको बताई गई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कि फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में कितने आइसोमर्स होंगे, वेरियस कंपाउंड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आप उसको समझिए ध्यान से। अब आप देखिए अगर कोई पॉलीईन है उसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर का मतलब दोनों होता है, ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल, दोनों मिला के स्टीरियो आइसोमर, ठीक। अब आप देखिए इसमें दोनों एंड सेम है, ये Cl है और ये Cl। अगर आप डबल बॉन्ड काउंट करें तो डबल बॉन्ड दिस इज 1 2 3 एंड 4। n की वैल्यू 4 है। n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड है, पॉलीईन है जिसमें दोनों एंड सेम है, तो वहां पर जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दिस इज इक्वल टू द पावर n-1 प्लस टू द पावर p-1। p जो होगा p इक्वल टू n/2 अगर n इवन है, n इज इवन, और p इक्वल टू n+1/2 अगर n ऑड। अब यहां पर हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ n की वैल्यू 4 आ गई, और अब आप देखिए यहाँ पर n इवन है तो p जो हो जाएगा p इक्वल टू 4/2, दिस इज इक्वल टू 1। तो जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे दिस इज इक्वल टू द पावर 3-1 प्लस, अब ये वाला फार्मूला लगा देंगे, n की वैल्यू इवन है तो p इक्वल टू n/2 यानी p इक्वल टू 4/2 यानी 2-1। अब आपका आंसर आ जाएगा। अब आप दूसरा देखिए, यहाँ भी दोनों एंड सेम है, दोनों CH3, लेकिन डबल बॉन्ड काउंट करिए दिस इज 1 2 3 4 और 5। अब n इक्वल टू 5 आ गए, तो अब आपको अगेन यही वाला फार्मूला यूज करना है। अब n ऑड है तो p इक्वल टू 5 प्लस 1/2 यानी ये 3 आ गया। अब जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे दिस इज इक्वल टू द पावर 5-1 प्लस टू द पावर 3-1। n की वैल्यू आप देखिए, p की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाए। अब केस नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर आपको लग रहा है कि दोनों एंड सेम है, पर दोनों एंड सेम नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड से Cl जुड़ा है, यहाँ डबल बॉन्ड से CH2Cl जुड़ा, दिस इज CH2Cl, तो दोनों एंड्स अलग अलग, ठीक है। अब दोनों एंड्स अगर किसी पॉलीईन में अलग अलग हैं तो वहां पर जो नंबर ऑफ
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, दिस इज इक्वल टू द पावर n, और n इक्वल टू वो डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सके। तो नाउ दिस इज 1 2 एंड 3, तो दिस इज टू द पावर 3, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। आपसे पूछा जाए इसमें कितने आइसोमर हो सकते हैं, तो इसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, नो आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं पॉसिबल है? अब आप देखिए इसमें जो दोनों CH3 जुड़े हैं ये प्लेनर कार्बन पर जुड़े हैं, ये दोनों CH3 अगर डबल बॉन्ड, अगर कोई साइक्लिक रिंग है और वो साइक्लिक रिंग एल्कीन है और उस पर ग्रुप जुड़े हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। दिस कैन नॉट शो, 6 मेंबर्ड साइक्लिक एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ रहे हैं सब? बट यहां पर क्या है, इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, पर ये दोनों CH3 सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अब अगर इसमें आप पॉसिबिलिटी देखें तो आप देखिए इसमें ऐसे आइसोमर्स हो गए, डबल बॉन्ड अगर दोनों CH3 सेम साइड में आ गए तो ये सिस आइसोमर बन गए, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। आप इस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं ऐसे, पर इसका जो ट्रांस आइसोमर होगा ऐसे, ऐसे ये ट्रांस है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें दो आइसोमर बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा और एक इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल आइसोमर अगर आपसे बोला जाए तो 3, एक इससे और दो इससे, इस तरीके से। बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो इस तरीके से हम ये पता लगा लेंगे कि इस कंपाउंड में कितने आइसोमर होंगे। अब आप ध्यान रखेंगे कि इस कंपाउंड में सिस और ट्रांस आइसोमर हो गए, जिसमें ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है और सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इस कंपाउंड में कोई ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि एक तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दूसरा जो दोनों ग्रुप जुड़े हैं वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़े हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर ग्रुप जुड़े हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा अगर वो साइक्लिक है तो। अब जैसे इस कंपाउंड को देखिए, इसमें दोनों CH3 की पोजीशन हम डिफरेंट कर दें तो ये ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों शो करेगा। अब अगर मैं इसका सिस आइसोमर बनाऊं तो डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, ये CH3 दोनों यहां आ गए फेज लाइन पर। अब ये सिस आइसोमर है और साथ ही साथ ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो हमने ऐसे डिवाइड करने की कोशिश की तो ऊपर डबल बॉन्ड है, नीचे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो ये बनेगा और इसका मिरर इमेज यानी इससे दो बन गए। अब अगर मैं इसका ट्रांस आइसोमर ऐसे ले लूं इस तरीके से, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी अपना मिरर इमेज बना लेगा ट्रांस, और इससे भी दो बन जाएंगे। तो इस कंपाउंड में टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो दोनों अपने मिरर इमेज बना लेंगे। सो नेट आइसोमर इज 4। अब इस कंपाउंड को देखिए ध्यान से। अब इस कंपाउंड में पहले तो आप कायरल सेंटर कैलकुलेट करें, दिस इज 1 2 3 4, इसको भी हम कायरल सेंटर की तरह ट्रीट करेंगे, हालांकि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे। ठीक है, नाउ इफ कंपाउंड कंटेन PUS and number of chiral centers are odd, तो वहां पर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे this is equal to the power n minus 1, n is the number of chiral center, n is number of chiral centers। अब यहां पर भी हम इसको कायरल ले रहे हैं, हालांकि कायरल नहीं है बट इसको हम कैलकुलेशन के लिए कायरल लेंगे, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है कि ये वाला जो NH2 है वो वेज लाइन पर हो जाए,
ये वाला Cl भी बेस लाइन पर हो जाए, ये OH यहाँ पर है ही है, पर ये वाला Cl डैश लाइन पर हो जाए और ये NH2 बेस लाइन पर है। ऐसा भी हो सकता है आइसोमर। तो आप देखिए ये अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वेज है और डैश है, इसलिए हम इस सेंटर को कायरल सेंटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नाउ दिस सेंटर इज कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज कायरल सेंटर इस केस में। तो ऐसे सेंटर्स को स्यूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। अब आप n की वैल्यू 5 ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ टोटल आइसोमर इक्वल टू द पावर 5 माइनस 1, यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है। अब इस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ n की वैल्यू 4 इवन है। नाउ n इज इवन। नाउ इफ compound contain pus and number of chiral centers are even, तो वहां पर टोटल स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू द पावर n माइनस 1 प्लस टू द पावर n बाई 2 माइनस 1 हो जाता है। नाउ अब n की वैल्यू आपने देखा, n की वैल्यू 4 हो गई, तो नाउ दिस इज टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस टू द पावर 4 बाई 2 माइनस 1। आप कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल फाइंड द राइट आंसर। सो इस तरीके से हम ये जान जाएंगे कि कंपाउंड में कैसे हम आइसोमर कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अगर मान लो केस ऐसा है, दिस इज Br, दिस इज OH, दिस इज Br एंड दिस इज Cl। अब इसमें कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की कोई संभावना नहीं, तो अब इसमें कायरल सेंटर आप काउंट करें 1 2 3 एंड 4 ऐसे। अब यहाँ पर n की वैल्यू 4 होगी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे दिस इज इक्वल टू द पावर 4, या हम इसको लिख देंगे टू द पावर n। तो इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड E and Z कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन। ये जो एल्कीन्स दिए गए हैं इसके EZ कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। नाउ EZ कॉन्फ़िगरेशन में जो एल्कीन से डबल बॉन्डेड कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े रहते हैं उनकी प्रायोरिटी ठीक वैसे निकालते हैं जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन में कायरल सेंटर से जुड़े चारों ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करते थे। अगर दो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए सेम साइड हैं तो उनका कॉन्फ़िगरेशन Z होगा, और अगर वो अपोजिट साइड है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन E होगा। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हैं OH और N, O और N में O का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2। Cl और C में Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2। दो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड हैं, देखिए 1 1 अपोजिट साइड है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन E हो जाएगा। दो हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड Z, अपोजिट साइड E। नाउ आगे की तरफ देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए इस कार्बन से जुड़े दो ग्रुप Cn और ये C ट्रिपल बॉन्ड है और ये C डबल बॉन्ड है। अगर सारे एटम यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी N है और यहाँ भी N है, अगर सारे एटम सेम है तो ट्रिपल बॉन्डेड वाले ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है। नाउ इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2, और यहाँ भी C के बाद C है और यहाँ भी C के बाद C है, एक ट्रिपल बॉन्डेड एक डबल बॉन्डेड तो इसकी प्रायोरिटी 1 इसकी प्रायोरिटी 2। दो हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड तो इसका कॉन्फ़िगरेशन Z। नाउ अब यहाँ देखिए यहाँ पर C है और यहाँ भी C, बट यहाँ एक C और फिर से आप देखें इस कार्बन से यहाँ पर कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ एक एक्स्ट्रा कार्बन है तो इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2। अब आप इसको देखिए यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, यहाँ भी O है और यहाँ भी O है, सारे एटम सेम, सारे एटम समान तो ट्रिपल की प्रायोरिटी डबल से ज्यादा, डबल की सिंगल से ज्यादा। अब इसकी प्रायोरिटी 1 इसकी प्रायोरिटी 2, दो हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, कॉन्फ़िगरेशन Z हो जाएगा। यहाँ भी अब प्रायोरिटी जो हम डिसाइड करते हैं वो पहले एटम के एटॉमिक नंबर से करते हैं। यहाँ F
और यहाँ C, हालांकि यहाँ दूसरा Cl, पर अगर पहले पर डिफरेंस है तो हमें दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2। यहाँ C से इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है और यहाँ इस कार्बन से दो और कार्बन जुड़े हैं, तो इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2, दो हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड। नाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज C. So this is how we can find EZ configuration in a given alkene. Now next क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस वन आपसे ले गया कि ड्रा क्लियर कंफर्मेशन ड्राइंग फॉर दोज मॉलिक्यूल लेवलिंग इज सब्स्टिट्यूएंट एज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। इसमें आप देखिए मिथाइल और OH दोनों ट्रांस फॉर्म में। अब हमें इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको मिथाइल और OH को अपोजिट फॉर्म में करना है, कीपिंग इन माइंड कि हमें मैक्सिमम बैलेंसीज को इस तरह अरेंज करें कि वो इक्वेटोरियल पर हो जाएं और स्टेबलाइज हो जाएं, और साथ साथ जैसे अगर ये ट्रांस आइसोमर है तो वो ट्रांस के फॉर्म में ही हो जाए। सबसे पहला मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करता हूं, ऐसे हो। अब मिथाइल और OH दोनों अपोजिट साइड है, तो अगर मैं मिथाइल को ऐसे इक्वेटोरियल पे कर दूं और OH को भी इक्वेटोरियल पे कर दूं, आप देखिए ये इक्वेटोरियल वैलेंसी है और ये भी इक्वेटोरियल वैलेंसी है, और आप ये भी देखिए ये डाउनवर्ड है, डाउन है यानी नीचे की तरफ है, और ये ऊपर है अप की तरफ है, तो दोनों ट्रांस आइसोमर हो गए। नाउ दिस इज द ट्रांस एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबलाइज्ड कन्फर्मर, क्योंकि इसमें दोनों पोजीशन किस पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। सो ये जो कंपाउंड था जो यहाँ पर लिखा गया है, इसमें OH और मिथाइल एंटी पोजीशन पर थे, ये ट्रांसफॉर्म में आ गए। नाउ अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड को मैंने ऐसे ड्रा किया, ठीक है। अब आप ये मिथाइल और इस ग्रुप को देखिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर है। याद रखिए कि किसी भी साइक्लिक रिंग को या साइक्लोहेक्सेन को जब हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना रहता है कि जो बल्की ग्रुप हो, ये इस तरह के ग्रुप, उनको हम पहले इक्वेटोरियल पे कर दें। तो मैं इसको अगर इक्वेटोरियल पर ऐसे कर दिया तो आप देखिए ये अगर इसको हम इस तरह आप देख लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर हैं, तो अब हमको इनको एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे ही रखना है। तो अगर मैं OH को यहां कर दूं, सॉरी मिथाइल को, तो आप देखिए ये दोनों अब एंटी पोजीशन पर हो गए। ये मिथाइल, ये यहाँ पर ये मिथाइल, और ये दोनों एंटी पोजीशन पर हो गए। ये डाउन है, ये इक्वेटोरियल, और ये भी इक्वेटोरियल। आप देखिए ये डाउन पोजीशन है और ये अप पोजीशन है। आप देखिए ये प्लेन के ऊपर था, ये प्लेन के नीचे थे, ट्रांस थे, तो ऐसे हो गए। अब मिथाइल और OH भी एक दूसरे के ट्रांस है, तो मैं इस OH को अगर यहां कर दूं तो आप देखिए ये डाउन हो गया और ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गया। दिस इज इक्वेटोरियल एंड दिस इज डाउन। तो मैं इस कंपाउंड को यहाँ ऐसे बनाता हूँ, फिर आपको समझाने की एक बार और कोशिश करता हूँ। ये कंपाउंड 3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर OH, ऐसे ऐसे। अब आप देखिए अगर मैं इसको 1 एज्यूम कर लूँ, ये 2 एज्यूम कर लूँ, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हो। तो अब मैं यहाँ भी वही कर देता हूँ, ये OH 1 था, ये 2, दिस इज 3, ये 4 और ये 5, ऐसे हो गए। अब आप जरा ध्यान से देखें कि 2 और 5, ये 2 और 5 एंटी पोजीशन पर हैं, तो आप देखिए 2 में अप है और 5 में डाउन है, तो एंटी हो गए। ये अप और ये डाउन, एंटी हो गए। अब देखिए 1 और 5 सेस है, 1 और 5 सेस है, तो आप देखिए ये भी डाउन है और ये भी डाउन है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो सेस हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर ऐसे ही आ जाता है। नाउ अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। अब इसको भी ऐसे मैंने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया,
ये बल्की ग्रुप है तो इसको हम इक्वेटोरियल पे कर देंगे ऐसे। अब ये मिथाइल और ये मिथाइल सिस थे, यानी दोनों के डायरेक्शन सेम थे, तो ये अगर डाउन आया ऐसे तो यहाँ का मिथाइल सिस है तो इसको भी हम डाउन कर देंगे, तो ये मिथाइल हमने यहाँ कर दिया। दिस इज, ये मिथाइल यहाँ पर आ गया। आप देखिए ये भी डाउन है और ये भी डाउन पोजीशन हो गई, क्योंकि अप पे तो H है इक्वेटोरियल पे। अब ये OH और ये मिथाइल, आप देखिए ये OH और मिथाइल दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर है, तो ये अगर डाउन है, आप यहाँ पर देखिए, तो OH और मिथाइल, अब OH को हम यहाँ पर कर देंगे इस तरीके से, ये अप हो गया। अब देखिए OH और मिथाइल इस तरीके से दोनों ट्रांस थे, तो ये अप है और ये डाउन। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट साइक्लिक फ्लैट रिंग इनटू चेयर कन्फर्मर, कीपिंग इन माइंड कि जो बल्की ग्रुप है उसको हम हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन डाउन पोजीशन हो गई यहाँ पर, अब उसके अकॉर्डिंग हम डाउन और अप को अरेंज कर देंगे, वी विल फाइंड द राइट आंसर। अगर आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे गूगल प्ले से, या विजिट करिए www.chemistrybyhimansupande.com। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।